हेलो गाइस, मेरा नाम है फैज़ल खान और आप सबका स्वागत है जियो खान यूट्यूब चैनल पे। आज है हमारा टेलीग्राम क्विज़ 3 और ये आज की क्विज़ में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 9 क्विज़ को। और हर क्विज़ में आपको पता है कि 5 क्वेश्चन होते हैं। तो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस 45 क्वेश्चंस ऑन ओशनोग्राफी एंड मिनरलोजी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और अगर ये आप कर पा रहे हो, आराम से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो लेक्चर्स को देखते रहिए, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, बिफोर वी बिगिन, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप जियो खान यूट्यूब चैनल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस टैग के साथ में। ठीक है, चलिए। और अगर आपको डेली क्विज़ अटेंड करनी है तो आप जियो खान जियोलॉजी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का अपना। ये पूछ रहा है कि ओशन करंट्स आर द रिजल्ट ऑफ। तो ओशन करंट्स में इसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि ओशनिक सरफेस करंट की बात कर रहा है या सब सरफेस करंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अपनी सरफेस करंट जो जनरेट होती हैं वो होती हैं विंड से, और जो सब सरफेस करंट जनरेट होती हैं वो होती हैं डेंसिटी की वजह से, सैलिनिटी और टेम्परेचर कंडीशंस की वजह से। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑल ऑफ द अबाव जो ऑप्शन है वो सही होगा। विंड्स भी रोल प्ले करेंगी, डेंसिटी भी रोल प्ले करेगा, टेम्परेचर भी प्ले करेगा और सैलिनिटी भी प्ले करेगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे कि ओशन सरफेस करंट्स आर द रिजल्ट ऑफ। ओशन सरफेस करंट्स का पूछ लिया, इसने स्पेसिफाई कर दिया। नाउ द सरफेस करंट्स आर मेनली और प्राइमरली जनरेटेड ड्यू टू विंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। और फिर ये आपसे पूछा है कि सब ट्रॉपिकल गायर फॉर्म्ड ड्यू टू। सब ट्रॉपिकल गायर क्यों बनता है? मैंने आपको एक फंडामेंटल डिफरेंस बताया था कि जो अपनी ओशनिक सरफेस करंट जो जनरेट होती हैं वो कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, और जब कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस नहीं कर सकते हैं तो दे हैव टू डेविएट और डिफ्लेक्ट देमसेल्व्स आइदर टुवर्ड्स द पोल इन नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अब जब वो डेविएट होंगे तो कॉन्टिनेंटल बैरियर की वजह से डेविएट तो हो गई, अब जो हाई लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे तो कोरियोलिस इफेक्ट है वो क्या करेगा, उनको और ज़्यादा कर्वेचर देगा और इक्वेटर की तरफ या तो इक्वेटर से दूर धकेलेगा या इक्वेटर की तरफ धकेलेगा। ठीक है, तो वेस्टर्न बाउंड्री करंट्स है वो इक्वेटर से दूर जाएंगी और जो ईस्टर्न बाउंड्री करंट्स है वो इक्वेटर की तरफ आएंगी। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि एक कॉन्टिनेंट मेरा यहाँ पे, एक कॉन्टिनेंट मेरा यहाँ पे और ये मेरा इक्वेटर है, तो ये सरफेस करंट है वो मेरी मूव कर रही थी, ये जाएगा नहीं, तो ये वेस्टर्न बाउंड्री करंट है, इधर आएगा प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज की वजह से और ये इक्वेटर की तरफ आएगा। तो ये पूरा का पूरा एक लूप है वो मेरा बन जाएगा। ये किसकी वजह से हुआ है? विंड्स जिन्होंने सरफेस करंट्स को जनरेट किया, कोरियोलिस इफेक्ट जो इक्वेटर की तरफ धकेल रहा है या इक्वेटर से दूर धकेल रहा है, और ये डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पे आंसर है वो ऑल ऑफ द अबाव होगा और 64% ने सही किया, इसको अच्छा रिस्पॉन्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल गायर वो रोटेट करता है कैसे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। कैसे कि मान लो कि जैसे ये अपने पास में दो कॉन्टिनेंट हैं, ये मेरा इक्वेटर है और यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो मूव कर रही है, एक कॉन्टिनेंटल बैरियर की वजह से इसको डेविएट होना पड़ेगा। नीचे आपकी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जा रही है, इसके इन्फ्लुएंस में आकर के इधर जाएगा और फिर ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट होगा और ये जो पूरा का पूरा गायर बनेगा वो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना गाइज कि सदर्न हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल गायर है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, किधर से किधर, या इफ अर्थ स्टार्ट टू रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अभी अर्थ किस तरह से रोटेट कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट। तो रोटेशनल डायरेक्शन ऑफ द सब ट्रॉपिकल गायर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा? चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, जो नदर्न हेमिस्फीयर में आपका इसको समझो, इसको अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे ये मेरे दो कॉन्टिनेंट हैं, ये मेरा इक्वेटर है, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये जो सरफेस करंट जा रहा था ये किस तरफ डेविएट हो रहा था? अपने राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, ये राइट है इसका, ये लेफ्ट है, तो राइट हैंड साइड की तरफ ये डेविएट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट हो जाए अर्थ का इस तरह से, तो ये जो कोरियोलिस इफेक्ट जो लगेगा ना नदर्न हेमिस्फीयर में, ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा और उसकी वजह से कैसा होगा? ये सब ट्रॉपिकल गायर जो क्लॉकवाइज फॉर्म हो रहा था अब ये एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, और काफ़ी लोगों ने इसको सही किया है, आई एम रियली हैप्पी। फिर ये क्वेश्चन है कि एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि ओशन करंट्स हैं वो मेजर विंड बेल्ट से एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, और ओशन करंट्स और मेजर विंड बेल्ट्स दोनों ही थर्मल एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो और आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से डोमिनेंट कौन है, तो डोमिनेंट आपकी विंड्स है। 2/3 थर्मल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय दी
विंड्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, काफ़ी लोगों ने सही किया इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेस्टर्न बाउंड्री करंट है वो किसी भी सब ट्रॉपिकल गायर का एक इंटीग्रल पार्ट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत मेहनत के बाद में एक क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो आप ना ही लें इसको, ना हल्के में लें ना सीरियस लें, ढंग से क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है यार क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। वेस्टर्न बाउंड्री करंट के लिए कौन सा, ये यहाँ पे जो करंट होगी ये वेस्टर्न बाउंड्री करंट होगी, इसकी डायरेक्शन कैसी है, ये है लो लेटीट्यूड से हाई लेटीट्यूड की तरफ या इक्वेटर से पोल की तरफ, और ये आपके ओशन की वेस्टर्न बाउंड्री पे मिलेगा, कॉन्टिनेंट की ईस्टर्न बाउंड्री पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है कि नॉट ट्रू, तो यहाँ पे क्या है, पहला स्टेटमेंट कि दे फाउंड एट द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कॉन्टिनेंट, सही है। दूसरा है कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटर फ्रॉम हाई लेटीट्यूड, ये तो गलत है, ये तो हाई लेटीट्यूड से लो लेटीट्यूड की तरफ बह रही है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा आपका, बाकी स्टेटमेंट आप देख लेना। फिर यहाँ पे है कि नॉर्थ बाउंड्री जो है आपकी नॉर्थ सब ट्रॉपिकल गायर की, वो किसके इन्फ्लुएंस में बनती है, तो वो प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज से बनती है, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान में रखना इसको। फिर आपका नॉर्थ बाउंड्री ऑफ द सब ट्रॉपिकल गायर इन सदर्न हेमिस्फीयर, ये किससे बनती है, ये आपकी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से बनती है वैसे, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। सॉरी, ये नॉर्थ बाउंड्री पूछिए, साउथ बाउंड्री नहीं पूछिए, ठीक है। नॉर्थ बाउंड्री पूछिए तो वो आपका इक्वेटोरियल करंट बनाएगा, ठीक है। जैसे ये मेरा एक कॉन्टिनेंट है, ये दूसरा कॉन्टिनेंट है, ये इक्वेटर है, तो ये इक्वेटर यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल गायर होगा किस तरह से रोटेट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी ये नॉर्थ बाउंड्री है, और ये नॉर्थ बाउंड्री कौन बना रहा है, ये इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इक्वेटोरियल करंट है वो किधर से किधर मूव करती हैं, ये किधर से किधर जाती हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं वेस्टवर्ड मूवमेंट, ठीक है। फिर अपना द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर हाइड्रोजन इज, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन बोल रहा है, 1H1 की बात कर रहा है, ड्यूटेरियम ट्रिटियम की बात नहीं कर रहा है। तो 1H1 में न्यूट्रॉन कितना होता है, 0 होता है, सिंपल है। यूरेनियम क्या है, ये आपका एक एटम भी है, एक आइसोटोप भी है, ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप भी है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट यूरेनियम के लिए ट्रू हैं, ठीक है। फिर अपना एवरेज हाइट ऑफ द लैंड मास कितनी है, 840 मीटर है, ये फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना। फिर आपका सैलिनिटी इंक्रीज होगी तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोअर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो डिजोल्व सॉल्ट्स हैं वो हाइड्रेटेड नेचर के हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को बांध के रखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रेटेड नेचर की वजह से वो बांध के रखेंगे, तो क्या करेंगे, वो उसको ज़्यादा फ्रीज नहीं होने देंगे, जमने नहीं देंगे। एक मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पे समझो कि एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये है, और दोनों के बीच में जो डिजोल्व सॉल्यूट्स है वो हाइड्रेटेड है, तो ये दोनों को बांध के रखेगा। अब बांध के रखेगा तो क्या होगा, जब फ्रीजिंग पॉइंट जा रहा होगा, जब जम रहा होगा पानी, तो ये हाइड्रेटेड नेचर की वजह से क्या होगा, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को जाने नहीं देगा, ठीक है, बांध के रखेगा। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसको जमाने के लिए और भी ज़्यादा कम टेम्परेचर करना पड़ेगा, ध्यान में रखना इसको, ठीक है। फिर केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ वाटर कैसे डिटरमाइन करते हैं, H+ आयन की कंसंट्रेशन से डिटरमाइन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये। विच वन इज करेंटली मेजर्ड, इसमें से देखेंगे तो यहाँ पे केंद्रीय करंट है, ये कोल्ड करंट है, लेब्राडोर करंट है, ये आपकी कोल्ड करंट है जो हाई लेटीट्यूड से लो लेटीट्यूड की तरफ फ्लो करती है। बेंगुला करंट है, ये कोल्ड करंट है, तो ये करंटली मेजर्ड है, ठीक है। फॉकलैंड करंट है, ये आपका साउथ अटलांटिक ओशन में मिलता है, और ये एक कोल्ड करंट है, ठीक है, ध्यान में रखना। यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट, तो यहाँ पे सिंपल सा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है, ये आपकी एक कोल्ड करंट है, इसको ध्यान में रखना। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टर्न बाउंड्री करंट, इनमें से वेस्टर्न बाउंड्री करंट कौन सी है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा देखो वेस्टर्न बाउंड्री करंट कौन सी होती है, इनमें से ब्राज़ीलियन करंट है। कैसे कि यहाँ पे मान लो जैसे ये अपने दो कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, तो यहाँ पे जो करंट आ रही है इक्वेटोरियल करंट, इसका ये जो ड्रिफ्ट है ये मेरा कौन सा है, ब्राज़ीलियन करंट है, ठीक है। और ये बाउंड्री कौन सी हो जाएगी ओशन की, वेस्टर्न बाउंड्री, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट कैसी है, एक कोल्ड करंट है, कहाँ पे होगा ये आपका इंडियन ओशन में मिलेगा। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है मेरा, यहाँ पे ये इक्वेटर है, तो एक ये करंट ऐसे जा रही होती है, हाई लेटीट्यूड से लो लेटीट्यूड की तरफ आ रही होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है, ध्यान में रखना इसको। फिर कुरोशियो करंट, ये एक वार्म करंट है जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन में मिलता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। फिर आपका एयर पार्सल है, अगर वो ऊपर जाएगा, ये डाउट बहुत लोगों का आया था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे, मान लो कि नॉर्मल अर्थ सरफेस है, आप जा रहे हो ऊपर की तरफ, हाइट की तरफ, तो हाइट की तरफ जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर भी कम होगा, तो प्रेशर कम होने की वजह से एयर पार्सल वो एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से इनकी कूलिंग होएगी। तो एयर कोई भी राइजिंग पार्सल होगा उसका
जब हाइट बढ़ेगा, कोई भी राइजिंग पार्सल होगा तो उसका टेम्परेचर घटेगा और उसका एक्सपेंशन होएगा। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट द राइजिंग पार्सल इज सब्जेक्टेड टू कूलिंग एंड एक्सपेंशन। अब मान लो कोई एयर पार्सल है वो टॉप से सरफेस की तरफ आ रहा हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसकी वार्मिंग अप होगी। ठीक है, तो वार्मिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा जब नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो कूलिंग एंड एक्सपेंशन होगा, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आगे फॉकलैंड करंट, ये आपका साउथ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल गार में मिलता है। जैसे ये मेरे साउथ अमेरिकन वाला है या अफ्रीका है, ये मेरा इक्वेटर है, तो यहाँ से एक ब्राज़ीलियन करंट जा रहा है, इधर से ये करंट आ रहा है यहाँ पे, ये करंट क्या है, मेरा फॉकलैंड करंट है। ठीक है, ये फॉकलैंड करंट किसका सूट है, एक ओवर सूट है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट किधर से किधर जाता है, ये आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ आता है, तो अपन ईस्टवार्ड मूवमेंट बोलते हैं इसको, ये ध्यान में रखना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है तो। फिर आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टर्न बाउंड्री करंट, यहाँ इनमें से कौन सी वेस्टर्न बाउंड्री नहीं है। तो अभी थोड़े देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है, ये आपकी ईस्टर्न बाउंड्री है। ठीक है, ईस्टर्न बाउंड्री कैसे है, इसको देखो, यहाँ पे ये मेरा ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट है जैसे, ठीक है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, तो ये करंट आ रही है मेरी। ठीक है, तो इस ओशन के केस में ये मेरी कौन सी है, ईस्टर्न बाउंड्री है, ध्यान में रखना, इसको कोल्ड करंट है ये, और हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ आती है। और ये तो जनरल बता चुका हूँ कि जो भी आपकी वार्म करंट होगी वो लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जा रही होंगी, जो कोल्ड करंट है वो हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ आ रही होंगी। वार्म करंट्स है वो वेस्टर्न बाउंड्री करंट पे मिलेंगे, वेस्टर्न बाउंड्री करंट्स हैं, और जो ईस्टर्न बाउंड्री करंट्स है वो अपनी कोल्ड करंट है। तो ये बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जाते हैं कांस्टेंट बेसिस पे। फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से देखना है कि कौन सा सही से मैच नहीं हो रहा है। अब देखो, फॉकलैंड करंट है, ये कोल्ड करंट है, कैनरी करंट इज ऑल्सो कोल्ड करंट, हम्बोल्ट करंट है, ये भी कोल्ड करंट है, लेकिन ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, ये वार्म करंट है। तो यहाँ पे 3 ठंडी है, 1 गर्म जल धारा है। ठीक है, तो इसलिए अपन बोल रहे हैं कि ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, ये आपका ऑड है इसमें। फिर आपका लेब्राडोर करंट है, ये कहाँ बिलोंग्स टू, ये कोल्ड करंट रिजीम है। क्यों, क्योंकि ये कोल्ड वाटर में मिलती है। कोल्ड वाटर क्या है, ये है ही कोल्ड करंट। और दूसरा ये नदर्न हेमिस्फीयर में मिलती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देख लो कि कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू है। नदर्न हेमिस्फीयर मिलेगी, कोल्ड करंट है, तो देख लो 1 and 3, तो ऑप्शन 1 and 3 विल बी करेक्ट। 56% लोगों ने इसको सही आंसर किया, वेरी गुड। आगे देखो, कोरियोलिस इफेक्ट डिफ्लेक्ट्स द मूविंग ऑब्जेक्ट व्हेन अर्थ इज नॉट रोटेटिंग। अपन ने कोरियोलिस फोर्स की डेफिनेशन में देखा था कि कोरियोलिस फोर्स इज ओरिजिनेटिंग ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब जब रोटेशन ही नहीं है तो काहे का कोरियोलिस फोर्स भाई। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी नहीं करेगा वो। चलो, फिर ओयोशियो करंट नॉर्थ पैसिफिक ओशन में मिलती है और कोल्ड करंट है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना। यहाँ पे पहला ओयोशियो करंट के बारे में कोल्ड करंट लिखा हुआ है, करेक्ट है। वार्म करंट है, ये गलत है। साउथ अटलांटिक में मिलती है, गलत है। साउथ पैसिफिक में मिलती है, गलत है। ओयोशियो करंट है, ये आपकी कोल्ड करंट है और नॉर्थ पैसिफिक में मिलती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज आर ड्यू टू, तो ये जो डिफरेंशियल हीटिंग होती है ओशन और लैंड की डेली बेसिस पे, उसकी वजह से आपका सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज होता है, इसको ध्यान में रखना। चलिए, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट एसोसिएटेड विद, ये होता है प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज। ये कैसे होता है, जैसे यहाँ पे ये मेरा इक्वेटर है, ठीक है, ये मेरा 60 डिग्री लेटीट्यूड है, ये मेरा 30 डिग्री लेटीट्यूड है। तो सर्कमपोलर करंट जो है ये मेरी आती है करीब करीब 50 डिग्री लेटीट्यूड के आसपास, और 50 डिग्री लेटीट्यूड पे ये किसके साथ में एसोसिएटेड होगी, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज के साथ में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं अपन। मॉल कंसेप्ट में मॉल क्या है, एक नंबर है, कितना 6.002 इंटू 10⁻23, ये एक मॉल नंबर है। लिटरल मीनिंग देखते हैं तो एक नंबर है, लेकिन फिजिक्स में जाएंगे तो एक फंडामेंटल यूनिट्स में से कंसिडर की जाती है। ठीक है, लेकिन अपने के लिए ये एक न्यूमेरिक वैल्यू की तरह काम करेगा जब लिटरल मीनिंग पूछा जाए। ठीक है, चलो आगे देखो, एटॉमिक वेट कैसे डिफाइन करते हैं। अलग अलग आइसोटॉप्स के अबंडेंस को वेट परसेंटेज में कन्वर्ट करके, वेट परसेंटेज जो है उसको एटॉमिक वेट में कन्वर्ट कर करके अपन निकाल देते हैं। तो इसका क्या है, वेटेड अबंडेंस ऑफ द आइसोटॉप्स। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मेरे को ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट निकालना है, तो ऑक्सीजन के मेरे पास कितने आइसोटॉप हैं, 3 है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। अब मान लो कि ऑक्सीजन 16 है, मेरे पास 50% है, ऑक्सीजन 17 है मेरे पास 30% है, और ऑक्सीजन 18 है मेरे पास 20% है। तो इसका मेरे को निकालना है एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट कैसे निकालूंगा, 50 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 प्लस 30% परसेंटेज में है। ठीक है, 30% ऑफ दी 17
और प्लस 20% ऑफ दी 18, ये 16, 17, 18 ये क्या है, एटॉमिक मास है। तो 50% कितना होगा, 0.5, तो 0.5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8, और फिर 30% ऐसे मल्टीप्लाई करके आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। द केस अपॉन विच द मिनरोलॉजिस्ट आर्ग्यूड ऑन डेफिनेशन ऑफ मिनरल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड एडोप्टेड डेफिनेशन। ये एडोप्टेड डेफिनेशन है, उसमें आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक बेसिस पे होता है कि जो अपने बायोजेनिक सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट्स के सेल हैं, एपेटाइट जो बोन्स के अंदर मिलता है, उसका एक ही ये आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, तो बायोजेनिक प्रेसिपिटेटेड मटेरियल ऑफ कैल्साइट एंड एपेटाइट के ऊपर आर्ग्यूमेंट चलती है, और जिसको कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो एगुलास करंट है, ये नॉर्थ अटलांटिक करंट में है नहीं, ये ये बेसिकली इंडियन ओशन में है और सदर्न हेमिस्फीयर में है। केंद्रीय करंट आपका नॉर्थ पैसिफिक में नहीं है लाडले, केंद्रीय करंट तो आपका नॉर्थ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल गायर में है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये साउथ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल गायर का पार्ट नहीं है, ये इंडियन ओशन का पार्ट है। ओयोशियो करंट नॉर्थ पैसिफिक ओशन में मिलता है, ये एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे इसमें देखो कि इनमें से कौन सा मिनरल नहीं है, तो यहाँ पे असफाल्ट है। असफाल्ट आपका बिटुमन की एक सॉलिड फॉर्म होती है, डामर जिसको बोलते हैं ना, डामर, वही ये असफाल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंटल मर्करी मिनरल है, आइस मिनरल है, मॉर्गेनाइट मिनरल है, एस्फाल्ट एक मिनरल नहीं है। यहाँ पे देखेंगे एक कि क्वार्क क्या है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो इसके अंदर फ्रैक्शनल चार्ज मिलता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना कि फ्रैक्शनल चार्ज इसके अंदर मिलता है। चलिए आगे देखो इसमें कि अब क्वार्क क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और जिसके अंदर +2/3 चार्ज होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर डाउन क्वार्क क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, -1/3 इसमें चार्ज होता है। फिर आप प्रोटॉन इज थॉट टू बी मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है प्रोटॉन, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से बना हुआ है। न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क 1 अप क्वार्क से बना हुआ है। ये क्वेश्चन आराम से पढ़ के देख लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे आइडियल कंडीशन में एकमान ट्रांसपोर्ट क्या होगा, विंड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। फिर एकमान स्पायरल मॉडल जो है वो किसके बैलेंस को बताता है, कॉरियोलिस इफेक्ट और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में बैलेंस को बताता है। ठीक है, फिर अपना जो पहला करंट जो जनरेट होगा रियलिटी में ओशन करंट विंड के द्वारा, वो कितना एंगल बनाएगा, <45 डिग्री। ये मैं एकमान ट्रांसपोर्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, देख लेना। ओयोशियो करंट एक आपकी क्या है, कोल्ड करंट है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो ये सारा का सारा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बड़ा इतनी जल्दी क्यों है भाई तेरे को। चलो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है।